नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत बहुत नमस्कार। मैं शुरुआत तो इस बात से करना चाहती हूँ कि आपके नाम में ही चिराग है और उस चिराग को इस बार फिर जलना है बिहार में। पहली बार, अगर मैं सही हूँ, पहली बार आप नीतीश बाबू के लिए वोट मांगेंगे विधानसभा चुनाव। हाँ, पहली बार विधानसभा। जनता दल यूनाइटेड और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग पहली बार साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा के लिए मतलब उनको सीएम बनाने के लिए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी बार को सीएम बनवाएंगे आप अगर सफल होते हैं? अगर नहीं, इस बात में तो पूरा विश्वास है कि एक बार फिर मौजूदा मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको पता है हम लोग पूरे बिहार में घूमे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हम सुनाएंगे भी अपने दर्शकों को। हमने जब पूछा कि कौन बनना चाहिए सीएम, तो एक लड़के ने बोला चिराग पासवान। मैं कहा क्यों? तो कहा क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। बट चिराग पासवान जी, शुरुआत इस बात से करते हैं कि एनडीए पूरी ताकत झोंक रही है, बट उस बच्चे को आपका क्या संदेश होगा जिसने हैंडसम कहा है? भाई उसका दिल लगा हुआ है आपसे। सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ, बट मेरे बड़े लक्ष्य हैं। मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूँ, और इसीलिए अब जब मैं कहता हूँ, कई बार इसके गलत मायने निकाले जाते हैं, बट व्हेन आई से कि बिहार मुझे वापस बुला रहा है या मुझे बिहार में रहकर अब काम करना है, क्योंकि मेरा कारण ही राजनीति में आने का बिहार और बिहारी रहे। दिल्ली में पला बढ़ा, मुंबई में मैंने काम किया, मैंने देखा किस कठिन परिस्थिति में बिहारी दूसरे राज्य में रहने को मजबूर होते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार होता है। ऐसे में अपने राज्य को इतना सक्षम, इतना समर्थ बनाना चाहता हूँ कि किसी भी बिहारी को अब के बाद से ना सिर्फ पलायन करने की नौबत ना आए, बल्कि जो लोग पलायन करके जा चुके हैं उनका भी रिवर्स माइग्रेशन हो। इस सोच के साथ मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मैंने निर्माण किया था। उस लक्ष्य को पूरा कर सकूं, इस सोच के साथ काम कर रहा हूं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो उसके लिए तो यू शुड बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ना, कि भाई चिराग पूरा स्टर कर रहे हैं बिहार को। मतलब अगर आपको वाकई काया पलट करनी है तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप नीतीश जी को ही फिर अब 10 बार से तो 10th टाइम। नहीं, तो पिछली बार दिक्कत भी यही थी। एक्चुअली 2020 में जब मैं एनडीए गठबंधन से अलग भी हुआ था, उसके पीछे का कारण भी यही था कि उस वक्त मुझे गठबंधन के भीतर अपनी बातों को रखने का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एजेंडे को मजबूती देने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। उस वक्त मैंने इस बात का फैसला लिया कि भाई मैं गठबंधन से अलग होता हूं, क्योंकि अगर मुझे, जो आपने बोला कि जब तक मैं खुद में स्टेयर नहीं कर पाऊं तो मतलब क्या है उस गठबंधन में रहने का। बट आज की तारीख में मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि इस गठबंधन ने मुझे वो स्पेस मिलता है अपनी बातों को रखने का, अपने सुझावों को, अपने सजेशंस को। और मैं मानता हूं कि इस बार जो बिहार में सरकार बनेगी उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी एक अहम से होगा। और जो हम लोग के एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं बिहार के विकास को लेकर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर, अंजना जी आप यकीन मानिएगा, बिहार की आप कोई भी एक समस्या पूछिए, मैंने सालों तक इतना अध्ययन किया है इसके ऊपर कि कोई भी समस्या, बाढ़ सुखाड़ की हो, प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जा सके, राजस्व कैसे बढ़ाया जा सके, औद्योगिकरण कैसे किया जा सके, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के पास। पांचों पूछूंगी आपसे जो आपने अभी गिनाए हैं, उस पर मैं वापस जाऊंगी। लेकिन देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 10th टाइम उनको सीएम बनाने के लिए आपको मैदान में उतरना है भाई नीतीश कुमार को। आप नीतीश बाबू की इस बार के चुनाव में कौन सी बात कहेंगे कि भाई नीतीश जी में ये है, युवा जो 18 साल का भी हुआ है, फर्स्ट टाइम वोटर है, 22 साल का है, 25 साल का है, उसकी बहुत सारे एस्पिरेशंस है, उसको आप क्या कहेंगे कि नीतीश बाबू में ऐसा क्या है कि वो उनके लिए वोट करें? फर्स्ट टाइम वोटर को ना, और कई बार जब हम लोग ये बातें कहते हैं ना, तो लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कब तक आप हम लोग को 90 के दशक में उलझा के रखिएगा। पर वो जानना ज़रूरी है कि वो कालखंड कैसा था जिसने हमारे बिहार को, जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग गर्व करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, मेरी माता सीता की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, जो ज्ञान की धरती है। ऐसे में क्या ऐसा हुआ कि वहाँ से लोग एक के बाद एक पलायन करते गए और ये सिलसिला कभी रुका नहीं, क्योंकि वो 90 का दशक उसके लिए जिम्मेदार है। आज भी जब हम लोग बोलते हैं कि, और सवाल आता है कि भैया कब तक आप लोग जंगल राज की याद दिलाएंगे, पर ये जानना ज़रूरी है ना, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अगर वो बम गिरे थे, उन्होंने कितना पीछे ले गए। ऐसे में उस 90 के दशक ने हम लोगों को कितना पीछे ले गया। उस खाई को भरने का काम मौजूदा मुख्यमंत्री ने किया है। मौजूदा मुख्यमंत्री का 2005 के बाद अगर आप देखिएगा, ना सिर्फ इन्होंने अपराध पे नियंत्रण किया, भाई इनको बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम दिया, क्विंटल बाबा का नाम दिया जब कोशी में जब वो आपदा आई थी। इन्होंने एक के बाद एक बिहार में वो परिस्थितियां उत्पन्न की
जिसकी वजह से आज बिहार यहाँ तक पहुँचा है। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ, जब लोग ये भी सवाल करते हैं कि बनिस्बत बाकी राज्यों के, हाँ। मैं खुद दिल्ली में मैं रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया, मैंने देखा है कि बनिस्बत बाकी राज्यों के अभी भी बिहार में बहुत सी चीज़ें होनी बाकी हैं। और उसी सोच को पूरा करने के लिए साथ मिलकर पहली बार मैं और मुख्यमंत्री जी अब हम लोग विकास की राह को गति देंगे। एक और सवाल इस पर पूछूंगी। मुझे पता है आप ये कहते हैं कि भाई हम जब साथ लड़ रहे हैं तो बार बार आप लोग नीतीश बाबू पे मुझे क्यों घेरते हैं, लेकिन आपने भी तो नीतीश बाबू को कम नहीं घेरा है। कानून व्यवस्था पर आपने सबसे ज्यादा बोला, एनडीए के जो अन्य सहयोगी हैं उनमें। इससे पहले मगध में पिछली बार आपने सॉलिड डैमेज किया था जेडीयू को। बीजेपी के खिलाफ तो 2020 में आपने किसी को नहीं उतारा अपनी पार्टी से, लेकिन जेडीयू में जो जीत का मार्जिन था उससे ज्यादा आपके उम्मीदवारों को वोट मिला। मगध में आपने सॉलिड डैमेज किया, कई जगहों पर किया। तब तो पूछेंगे ना भाई कि अचानक नीतीश जी ने वही मैं कहता हूँ that this is the last thing I would want to hear right before the elections कि आप ये, पर देखिए वो परिस्थितियाँ अलग थी और मैंने बहुत खुल के स्वीकारा है। मैं कभी भी मैं बैकफुट पे नहीं गया, मैंने फ्रंट फुट पे मैंने इन सारी बातों को बोला कि हाँ मैंने वो सवाल उठाए थे। मैं क्या करता अगर मैं उन सवालों को नहीं उठाता, क्योंकि गठबंधन के भीतर मुझे कॉर्नर किया जा रहा था ना। ऐसा नहीं है कि आज भी मुझे गठबंधन के भीतर मेरे इश्यूज नहीं होते, कंसर्न्स नहीं होते हैं, बट गठबंधन के भीतर मुझे वो जगह मिलती है अपनी बातों को रखने की। दो चाचाओं में से एक चाचा तो अपने हो गए हैं, एक वाले जो थे उन्होंने तो जो खैर जो किया आपके साथ वो किया है। लेकिन 5 प्रॉब्लम्स आपने गिनाए थे, मैं सीधा उस पर आती हूँ, क्योंकि बिहार के चुनाव इस देश में भी जो पॉलिटिक्स का तियापाचा है वो सेट करेंगे। और बिहार को आगे बढ़ना है, पलायन कैसे रुकेगा, क्या है आपका रोड मैप? पलायन कैसे रुकेगा? सब कहते हैं पलायन पलायन, पर किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। पलायन तब तक नहीं रुकेगा जब तक बिहार में औद्योगिकीकरण नहीं होगा, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा। और मैं सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि चौमुखी विकास की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे बच्चे भी बिहार से बाहर जाते हैं शिक्षा के लिए। और अफसोस इस बात का होता है कि जो बच्चा या बच्ची एक बार बिहार से बाहर निकल गया और वो जिस भी राज्य या जिस भी देश में गया वहीं पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होके रह जाता है। और अपने राज्य में या तो दादी की तबीयत ख़राब या माँ की तबीयत ख़राब या बहन की शादी या छठ या दिवाली या होली, सिर्फ उस पर अगर वापस आ पाया तो वापस आता है। ऐसे में जहाँ एक तरफ हम लोग को शिक्षा पे क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है, जब कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था हमें पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में, बिहार के अलग अलग ज़िलों में हम लोग को एजुकेशनल हब बनाने होंगे। हमें चिन्हित करने होंगे ऐसे एरिया जिसको हम इंडस्ट्री के लिए हम डेवलप कर सकें। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, मेरे खुद के विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको अब मैं बहुत ईमानदारी से धरातल पर उतार रहा हूँ। प्रसंस्करण, जब तक आप कृषि प्रधान राज्यों में प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा नहीं देंगे, मेरे खुद की लोकसभा में हाजीपुर का केला इतना फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का आम, मखाना, आज मखाना बोर्ड का हम लोगों ने गठन किया ना। जी अच्छा क्या याद दिलाया, मखाना किसान को पता है क्या कीमत मिलती है? और जब हम लोग पैकेट में इतना हवा भरा हुआ और इतना सा मखाना खरीदते हैं तो और वो कितने दाम पे बिकता है? 200 गुना हो जाता है। बिल्कुल। ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है? बिल्कुल, यही तो व्यवस्था वहाँ पे करनी है। जब तक किसानों के पास ये चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक वो खुद उसकी पैकेजिंग बढ़िया से उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, ये व्यवस्था उनको तैयार करके देनी। और यकीन मानिए अंजना जी, मैं अपने विभाग को बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। आज मैं देश का 3रा निफ्टम बिहार में मैं लेकर गया हूँ। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होने जा रहा है और सबसे ज़्यादा उत्पादन मखाना का बिहार से ही होता है। मैं ये मानता हूँ कि इस डबल इंजन की सरकार में एक और चीज़, जब पूछते हैं ना कि भाई अभी तक बिहार वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा, बिहार की सबसे बड़ी विडंबना भी ये रही है कि एक लंबे समय तक विरोधाभास की सरकारें रही हैं और 27 साल तो निरंतरता में ऐसे थे जब केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। और जनता आपसे पूछेगी कि आप कह रहे हैं भाई देख इस बार डबल इंजन की सरकार, मोदी जी वहाँ पर हैं, अभी 4 साल तो हैं ही, और यहाँ पर अगर सरकार आ गई तो आपको एक सॉलिड वो बोले, लेकिन नीतीश बाबू का क्या है? मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार बार हर मंच से इस बात को कहने का काम किया है कि इस बार वो कहीं नहीं जाने वाले। आपका दिल स्वीकार रहा है उनकी बात को? मैं स्वीकार करूंगा। मैं ईमानदारी से उनकी बातों पे मैं विश्वास करता हूं और जिस तरीके से वो एकता दिखती है दोनों की, मेरे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी की, जिस तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती है, जिस तरीके से संवाद निरंतरता में दोनों में बरकरार रहता है, मैं मानता हूँ कि ये रिश्ता और मजबूत ही होगा। जब आप बिहार जाते हैं चुनाव के लिए तो आपके पास कितने लोग आते हैं? ऐसे भी जब जाते हैं कितने लोग कहते हैं कि बउआ एम्स में इलाज करा दें हमारा?
ये हॉस्पिटल्स की क्या वहाँ पर स्थिति है, ये सब कौन ठीक करेगा? यही जैसा मैंने कहा कि हमें चौमुखी विकास पे, जहाँ एक तरफ मैं शिक्षा को सबसे ज़्यादा बल देता हूँ कि जब तक बिहार शिक्षित नहीं होगा ना, हम लोग जात पात धर्म मजहब से भी नहीं उठ पाएंगे। आज भी मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि भले आपका सांसद, आपका विधायक आपका काम करे नहीं करे, आप उससे परेशान हो, कुछ भी हो, पर जब चुनाव आएगा तो इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द कास्ट सिनेरियो ऑफ माई स्टेट। जाति के आधार पर ही वोट जाता है। तो इसके लिए बिहारियों का शिक्षित होना ज़रूरी है, शिक्षा, साथ में स्वास्थ्य सेवा। मुझे ये बात तकलीफ देती है, मैं दिल्ली में देखता हूँ एम्स के सामने दिनों दिन तक लाइन लगा के खड़े रहेंगे डॉक्टर से मिलने के लिए। बट वहीं मुझे इस बात का भी संतोष है अंजना जी, ये मेरी ही सरकार की देन है, जहाँ एक समय ऐसा था जहाँ देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, अब मेरे बिहार में 2 एम्स आ रहे हैं। पटना में आ चुका है, दरभंगा वाले का प्रधानमंत्री जी उस दिन शुरुआत करके आए हैं। अगले मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा है वोट चोरी का। अब इसको आप हंसे हैं, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, और वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं ये कहते हुए कि ये सरकार तो वोट चोरी कर रही है। कि वोट चोरी कर रहे हैं आप लोग? पहली बात तो ना, मुझे शब्दावली से बहुत ज़्यादा परहेज है। लोकतंत्र में मुझे लगता है कि बेहतर शब्दों का चयन आप कर सकते हो, और हमारी तो भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है कि आपको कड़े से कड़ी बातें भी आप मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। ऐसे में एक वक्त वो भी याद है जब लोकसभा चुनाव के दौरान चौकीदार चोर है, जनता ने इनको जवाब दिया था, और आज जब वोट चोरी की बात कर रहे हैं फिर से, आप देश के नेतृत्वकर्ता के ऊपर, सरकार के ऊपर, हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत नहीं हो, आप उसका विरोध कीजिए ना, बट प्रभु हमारी नीतियों का विरोध कीजिए। ये तो चुनाव आयोग का है ना, इसमें सरकार का क्या लेना देना? ना हम 3 में ना 13 में। आपने शिकायत की, आप नहीं शिकायत करते तो संभवतः शायद चुनाव आयोग ये फैसला भी नहीं लेता। आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद आप बार-बार, विपक्ष बार-बार गया था दरवाज़ा खटखटाने की भैया वोटर लिस्ट में धांधली हुई है? क्या ये गलत नहीं है कि आज भी महाराष्ट्र का इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि भाई महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए सरकार एनडीए जीती है, वहाँ पे वो सिर्फ वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग प्रेजेंटेशन दिया, पूरा वो प्रेजेंटेशन तो उन्होंने कर्नाटका का दिया जहाँ पे उनकी खुद की सरकार है। तो क्या वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटका में जो सरकार बनी है वो भी धांधली से बनी हुई सरकार है? तो एक तरफ आप शिकायत भी करते हैं, शिकायत के समाधान के लिए आप ही की बातों को मानते हुए जब एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसके ऊपर आप सवाल उठाते हो। और पिछले 1 हफ्ते से आपने बिहार के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, दिन रात जा के उनको हूटर माइक से आप जगा के बैठा देते हैं कि भैया वोट चोरी हो रहा है, अगर इतनी ही चोरी हो रही है तो एक आपत्ति तो कम से कम विपक्ष के दल जाके दर्ज कराते ना चुनाव आयोग के पास। भाई मेरे तो बीएलए जमीन पर हैं, दे आर मेकिंग श्योर कि कोई भी नागरिक के साथ कोई अन्याय ना हो। वो कह रहे हैं उनके बीएलए की कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसे कैसे हो सकता है आपके बीएलए की कोई ना सुने? अगर आप तथ्यों के साथ, और अगर नहीं सुन रहा तो जाइए ना चुनाव आयोग के पास, आपत्ति दर्ज कराइए। 3 बार अपील करने का प्रावधान है इसमें। बट अगर आपको सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है, बताइए पार्लियामेंट इन्होंने पूरा मॉनसून सेशन इन्होंने वाइप ऑफ कर दिया, काम नहीं होने दिया, कुछ सेशन नहीं इन्होंने चलने दिया। आप मुझे बता दीजिए, इतने बुद्धिमान लोग हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कौन सा मंत्री जवाब देता अगर सदन के अंदर बहस हो जाती? चुनाव आयोग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? या क्या ये अपेक्षा रख रहे हैं कि चुनाव आयोग लोकसभा के सदन के पटल पे आएगा या राज्यसभा के पटल पे आके चुनाव आयोग के अधिकारी जवाब देंगे? अच्छा, रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और रेवंत रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए जो है वो बेहतर है। अब ला रहे राहुल जी, वो कह रहे हैं कि मतलब आप लोगों ने गलत प्रचार उनके खिलाफ किया है, इसलिए वो ला रहे हैं। स्टालिन साहब भी चढ़ रहे हैं जिन्होंने सनातन पर बोला था, और रेड्डी साहब भी उनकी यात्रा में शामिल हैं। स्टालिन साहब के, उनके पार्टी के सदस्यों का सनातन को लेकर मतलब बीमारी तक से इन लोगों ने तुलना कर दी थी। इतनी नफरत है इन लोगों को हम लोगों के धर्म से, सनातनियों से, उनकी सोच से, उनके विचारों से इतनी नफरत है कि उसकी बीमारी तक से इन लोगों ने तुलना कर दी थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी के बयान सबके सामने। पर जाति और धर्म आपने कहा, आपको लगता है क्या नहीं चलता है? बिहार में एक वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक कोई इन्फ्लुएंसर है, वो एक महिला से पूछ रहा है कि विकास के नाम पे वोट देबू कि जात के नाम पे? तो पूछी विकास कौन जात का है? तो क्या आपको लगता है कि जाति फैक्टर नहीं प्ले करेगा? और कास्ट का कार्ड तो है ही है। आयरनी यही है अंजना जी, जब मैं शिक्षा के महत्व की मैं बात करता हूँ, उसके पीछे की मेरी सोच ही यही है कि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, अब यही बिहारी साथी जो बिहार से बाहर निकल जाते हैं और जिनको दूसरे राज्यों में मारा जाता है, पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया, मैं उनसे कई बार मैं संवाद करता हूँ कि भाई आप अगर अपर कास्ट के हैं तो आपको शायद कम लाठी पड़ी होगी, या आप दलित हैं तो आपको शायद ज़्यादा पीटा गया होगा। तो बोलते नहीं भैया, बस बिहारी बोल के हम सबको पीटा गया। जब दूसरे आप में भेदभाव नहीं करते तो हम लोग अपने राज्यों में क्यों भेदभाव कर रहे हैं? लेकिन तेजस्वी यादव
पर ज़रा चर्चा करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने अच्छी खासी सीटें ली और फिर जब कुछ और विधायक उनमें शामिल हुए वो सबसे बड़ी पार्टी बिहार के बन गए। कितना बड़ा चैलेंज आप तेजस्वी यादव को मान रहे हैं? सो फेयर इनफ, अब उसी पे ही चर्चा कर लेते हैं कि पिछड़ी, क्योंकि देखिए जेपी, मैं इसको जोड़ भी रही हूँ, जेपी के आंदोलन से 3 नेता निकले, लालू, नीतीश और रामविलास, और उनमें से एक के सूत्रधार वो हैं और एक के आप हैं। मैदान में इस बार ऑपोजिट साइड से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, आपने 2 पृष्ठभूमि उनकी बांधी, एक तो पिछले चुनाव में बड़ी पार्टी और एक जेपी आंदोलन। जेपी आंदोलन पे पहले बात कर लेते हैं। जेपी का आंदोलन पटना की धरती से ही शुरू हुआ और ये वही गांधी मैदान है जिस गांधी मैदान में ये कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं। जेपी का वो आंदोलन किसके खिलाफ था? संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए दिया था ना। तो किस मुंह से ये कहते हैं कि भैया हम जेपी के अनुयायी हैं? तो उसके बाद तो आपके पिता भी कई बार कांग्रेस के साथ। उसके बाद अब आप मौजूदा उसकी बात कर लीजिए कि भैया जब आप उनको बोलते हैं कि बड़ी पार्टी है वहाँ पे, नाउ टेल मी कि बड़ी पार्टी राजद कैसे बना 2020 में? ऑनेस्टली मुझे बताइएगा, अगर यूनाइटेड एनडीए रहता तो क्या ये लोग बड़ी पार्टी बनते? संभवतः शायद वो अपनी राघोपुर की सीट नहीं जीत पाते। प्रभु, आप लड़िएगा राघोपुर से उनके खिलाफ? गठबंधन जरूर लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा गठबंधन? आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे। जैसे ही सीटों का चयन बंटवारा सब हो जाएगा, तुरंत इसका भी कंफर्मेशन आ जाएगा। पर आप लड़ रहे हैं इस बार? मैं, जैसा मैंने कहा पिछली बार भी, कि मैं जरूर मैं लड़ना चाहूँ। आप प्रचार करने कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जाना है आपको कवर करने के लिए? कौन से इलाके में? पूरा प्रदेश मेरा है। मुझे इस बात का गर्व होता है कि कहीं भी जाता हूं तो वही अपनापन प्यार मिलता है। हाँ। तो ये विश्वास मैं रखूंगा कि जब पूरा बिहार मेरा परिवार है तो कहीं भी जाऊंगा तो प्यार मिलेगा ना। चुनाव तो लड़ रहे हैं, इस बात का कंफर्मेशन वो कर रहे हैं चिराग जी। मैं ज़रूर लड़ना चाहता हूँ, ये मैंने हर बार बोला है। अब मैं एक संदेश लाई हूँ, लेकिन वो संदेश देने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, विपक्ष से एक नेता है जो आपको बहुत पसंद करते हैं और आप भी उनको बहुत पसंद करते हैं। आप ही ने बताया है आपको पॉलिटिशियन के तौर पर पीके अच्छे लगते हैं। अच्छा, राइट। प्रशांत किशोर, हाँ, उनका एक संदेश है मेरे पास, ये संदेश उन्होंने भेजा है आपके लिए। सीरियस? कह रहे हैं कि जन सुराज को या तो अर्श पर या फर्श पर 10 के नीचे आएगा या पूर्ण बहुमत आएगा, हस्ताक्षर के साथ। हाँ, ऐसा होगा क्या? नहीं, एक्चुअली बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स, शायद इसीलिए उन्होंने 10 के नीचे भी का भी उन्होंने जिक्र किया है और ये मेरा भी अनुभव रहा है। आपने पिछली बार कहा था कि मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बट कल का उनका बयान आपको सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान बिहार में साथ दे दे तो हम नीतीश को यहाँ से उखाड़ देंगे और योगी को भी उखाड़ अब ये गलत है। अब ये वही है ना कि फिर आप बात कीजिएगा कुछ और जब चुनाव हारता हुआ आपको दिखेगा तो फिर आप भी उसी जाति पे आ जाएंगे। भाई, चिराग पासवान ने आज तक तो कभी जात धर्म से समझौता नहीं किया। मेरा एक बयान दिखा दीजिए जहाँ पे जाकर मैं सिर्फ मुसलमानों को अपीस करने की मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ या कहीं पर मैं सिर्फ दलित वोटर्स को मैं करने की मैंने तो हमेशा 14 करोड़ बिहारियों की बात की। मेरा पूरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इज बेस्ड ऑन दैट। 14 करोड़ बिहारियों के विकास के ऊपर वो है। तो ऐसे में अगर ऐसे पढ़े लिखे लोग भी बिहार की एक पार्टी, सबसे पुरानी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल, करती क्या है? मेडल की तरह सीने पे लेके चलती है एमवाई समीकरण को, जिसमें एम पूरी तरीके से सांप्रदायिक है, वाई पूरी तरीके से जातीयता को बढ़ावा देता है। यही तो है, उनके पास 18 + 14 32% पे तो वो स्टार्ट करते हैं। आपके पास थोड़ी मुस्लिम वोटर है। अब मैं बता दूं मैं कहां से स्टार्ट करता हूं। मेरे एम में महिलाएं हैं जो कि देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं। मेरे वाई में युवा हैं जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। मैं वहां से शुरुआत करता हूं और मैं विश्वास रखूंगा कि मैं वहां से शुरुआत करता हूं। आप हमेशा कहते हैं कि हाँ मैं नेपो किड हूँ, लेकिन मैंने जो संघर्ष किया है और चाचा अलग हुए उसके बाद एक और नेपो किड के आने की तैयारी है। मुझे संजय झा, जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि निशांत कुमार पार्टी में आए, वो काम संभालें और वो ये करें। निशांत कुमार की एंट्री सही रहेगी पॉलिटिक्स में? देखिए, मैं कोई नहीं होता बेटे की, नीतीश की मैं इसके ऊपर कोई नहीं होता टिप्पणी करने वाला। ये फैसला निशांत जी को स्वयं लेना है। उनके पास वो अनुभव ज़रूर है क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, बट अंतोगत्वा मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ अंजना जी कि भले ये आपका सौभाग्य हो सकता है कि आप किसी बड़े व्यक्तित्व के सुपुत्र या सुपुत्री हैं। मेरे माता पिता बड़ा नाम है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर ये मेरी काबिलियत कतई नहीं है। मेरी काबिलियत मेरी मेहनत से होगी, मेरे परिश्रम से होगी, मेरे संघर्ष से होगी। अगर मुझ में वो काबिलियत होगी मेहनत करने की, संघर्ष करने की। आज से 3 साल पहले चिराग पासवान की पॉलिटिकल ऑब्चुरी लिखी जा चुकी थी ना। बड़े बड़े चैनलों में ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई चिराग पासवान इज़ अ क्लोज चैप्टर। आज के बाद राजनीति में इसका कुछ नहीं होगा। डिबेट्स हुई थी, कई डिबेट्स तो आपने भी की थी, जहाँ पे
मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई थी कि भाई चिराग पासवान का कुछ नहीं हो सकता। अपनी मेहनत अपने परिश्रम से यहाँ तक आया ना, अगर उनमें भी होगी तो वो आगे अंदर क्या था आपको 2020 के बाद, क्या लगा, कहाँ पे वो स्पार्क कहाँ से आया? देखिए, अब जिद तो खैर होती ही है। मैं अपने आप को उन सौभाग्यशालियों में से मानता हूँ कि मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। नेपो किड्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एक वो इतने बड़े शैडो के नीचे रहते हैं, इतना बड़ा वृक्ष के वो नीचे रहते हैं कि उनको कभी अपने आप को प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलता। वो हमेशा दूसरों के इंस्ट्रक्शंस लेके आगे चलते हैं। मैंने इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, या तो क्राई बेबी बन के रोता रहता, बट मुझे लगा कि ये मौका है अपने आप को प्रूव करने का। सही गलत जो भी है, अब मैं फ़ैसले लूँगा और अपने फ़ैसलों को सही साबित करके दिखाऊंगा। उस जिद के साथ मैं आगे बढ़ा। आखिरी सवाल, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, जैसे उन्होंने लिख के दिया है, कितनी सीटें आती हुई दिख रही हैं आपको? ओके, सो 225 प्लस, बिकॉज दिस इज 225 प्लस, इसमें से 30 सीटें आप लड़ रहे हैं। Am I? मैं पूछ रही हूँ आपसे। सीट शेयरिंग पे क्या हुआ है? 30 चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कितना? 40? 50? मैं अपने आप को कम पे क्यों बांधूं? हाँ। गठबंधन में भाई मैं भी तो नमक का काम कर ही रहा हूँ ना। और बिना नमक के कोई दाल कोई सब्जी आपको स्वाद नहीं दे सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चिराग जी, आप आज तक पर आए और बिहार के चुनाव में क्या रहता है हमारी नजर रहेगी। थैंक यू।